हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, मुझे मालूम है। पिछली वीडियो आपने देखी 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसी पंच ने निकाल के दिया था और यही पंच प्रीवियस ओनर ने मुझे सेल कर दी थी माइलेज से परेशान होके। आखिर मैंने ऐसा क्या किया इस गाड़ी के अंदर? सर्विस सेंटर गया था तो मैंने ऐसा क्या, कौन सा काम कराया? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगा कि सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो आप एक काम करो, वो आरपीएम वाला प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आरपीएम फ्लक्चुएट होते थे, अननेसेसरी आरपीएम 1500 तक जा रहे थे, ठीक है? तो वो एक बार आप क्लिप देखो पिछली वाली, और अब जो जा रहे हैं वो आप देखो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो अगर सोचेंगे मैं स्किप करके एंड में पहुँच जाऊँ तो वो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे मैंने ऐसा क्या गाड़ी के अंदर किया है। पहले क्लिप देखिए। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब गाड़ी को पावर चाहिए होती है, यानी कि जब हम क्लच को रिलीज़ करते हैं, क्लच पैडल है ये, जब भी हम क्लच को ऐसे रिलीज़ करते हैं तो होता क्या है, उस केस में रिलीज़ करते समय जैसे इंजन पे लोड पड़ता है तो ECU इसका ऑटोमेटिक थोड़ा सा फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है। लेकिन कब? जब इंजन पे लोड फील होता है, ताकि गाड़ी बंद ना हो। ये एक फीचर है इसका, ताकि गाड़ी बंद ना हो, थोड़ा बहुत इसका फ्यूल बढ़ाता है और थोड़ा सा आरपीएम उस समय बढ़ता है। अगर कभी अपनी गाड़ी को आप ड्राइव करो तो इस तरह से एक बार करके ट्राई करना। आप जैसे क्लच को रिलीज करोगे और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगेगी और बंद होने की कंडीशन पे आएगी तो ECU खुद ब खुद थोड़ा सा फ्यूल बढ़ाता है ताकि गाड़ी बंद ना हो। अब इसके अंदर वही एक प्रॉब्लम है जो फ्यूल पी रही है। कैसे पी रही है ये दिखाता हूँ। एक बार मैं इग्निशन ऑन किया, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया, AC एक बार ऑफ कर देता हूँ, सॉरी स्लो कर देता हूँ। अब देखो, अब आरपीएम कहाँ पे है? 1000 से नीचे, लगभग 900 के आसपास, 900 से 950, 950 के आसपास एक आइडियल इसका आरपीएम है जो रहना चाहिए। अब जैसे ही मैं गियर लगाता हूँ, ये फर्स्ट गियर, राइट? अब देखना, फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया, क्लच पे मेरा पैर है, यहाँ से दिखेगा, ये क्लच पे पैर बना हुआ है और आरपीएम अभी 950 ही है। अभी देखना, मैं हल्का सा खाली क्लच रिलीज करूंगा, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी को पावर की भी जरूरत भी नहीं होगी। ये देखो, देखा आपने आरपीएम कहां तक है? 1500 तक। ये देखो 1500 तक। यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। देखो अभी आरपीएम कितने पे रुका हुआ है? 1000 पे, ठीक है? क्लच रिलीज करता हूं, देखो नहीं बढ़ा, गाड़ी जबकि चलने लगी है। देखो देखो, ये चलने लगी, दिख रहा है मूवमेंट, पीछे जा रही है। अभी फिर क्लच को छोड़ूंगा, अभी देखो, ये देखो क्लच छोड़ रहा हूँ, गाड़ी चल रही है लेकिन आरपीएम बढ़ नहीं रहे। अभी देखो, ओ ओ ओ ओ, इतनी पीछे मत जाओ। अभी देखो आप, ठीक है? और एक पैर मेरा देखो बिल्कुल पीछे ही है, फिर भी अब यहाँ से दिखेगा आपको ये पैर और ये आरपीएम एक साथ। देखो रिलीज किया मैंने, रिलीज किया, आरपीएम नहीं बढ़े और गाड़ी चल रही है। देखो ब्रेक लगा दिया मैंने। तो आपने देखा बिफोर और आफ्टर, फर्क क्या आया? पहले क्या होता था, आरपीएम बढ़ते थे अपने आप, क्लच रिलीज करते ही विदाउट गाड़ी पे लोड आए। अभी आपने देखा कि क्लच रिलीज कर रहा हूँ, इवन गाड़ी चलने लग रही है, तब भी आरपीएम उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे जितने पहले बढ़ रहे थे। अब मैंने काम क्या किया ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए सर्विस सेंटर का क्या काम हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा क्या किया ताकि हम भी वो चीज़ें करवा सकें। तो आप पहले तो अपने मन से ये क्लियर कर दीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और हो गया, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सारी वही चीज़ें जो मैं पहले से आपको बताता आया हूँ, बस ज़रूरत होती है हमको थोड़ा बहुत ध्यान देने की। मैं गया जब सर्विस सेंटर पे तो मैंने तो पहले उनको बताया कि साहब ये मेरी प्रॉब्लम है और माइलेज का इशू है। वो पहचान गए गाड़ी देख के, ठीक है जी, ये गाड़ी तो पहले भी हमारे पास माइलेज के लिए आती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने सोचा जी ठीक है इसका माइलेज इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उन्होंने फटाफट अपना अपडेट करना शुरू किया। और अपडेट क्या था ये बता दूं, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी गलत अफवाहें फैली हैं कि ये अपडेट आ गया और वो अपडेट आ गया। उनको क्या अपडेट करना था? गाड़ी पहुंची, उनको अपडेट करना था सिर्फ एक फ्यूज़ जो कि 40 एम्पियर का रेडिएटर फ़ैन के लिए गाड़ी में लगा हुआ है। उन्होंने वो अब काम किया और बाकी मेरी बातों को समझने की जल्दी कोशिश भी नहीं की। और प्लीज़ सर्विस सेंटर वालों, आप ये ध्यान रखना, मैं आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक फीडबैक है।
आप इस फीडबैक के ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए और लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिले। मतलब कहने का ये है कि आपको पहले समझना चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है। मैं एज ए कस्टमर गया था। दूसरी चीज़, मैंने उनको बोला कि मैं एक फुटेज भी कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ। उनको ऐसा लगा कि शायद ये कुछ व्लॉग बनाते होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और मेरी बातों पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने बोला साहब इतना ही होगा, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है जी, एक काम कीजिए, जितना मैं कहता हूँ सिर्फ आप उतना ही कर दीजिए और इसके अलावा कुछ मत कीजिए। इतनी देर में सर्विस सेंटर में एक भाई साहब मिल गए, वो जो कि मेरी आवाज़ से मुझे पहचान गए थे। उन्होंने पूछा कि आप टेक्निकल ज्ञान है? मैंने बोल दिया हाँ जी मैं ही हूँ। अब उसके बाद उन्होंने अपने कलीग को बताया, दूसरे लोगों को बताया और उसके बाद फिर इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया और जो मैंने कहा वो काम उन्होंने क्या किए। काम क्या क्या मैंने करवा दिए वो आपको बता दूं। सबसे पहला तो ECU का अपडेट। ये हर कोई मुझे आगे कमेंट बॉक्स में बोल रहा था कि साहब ECU में का अपडेट आ गया है, आप अपडेट करवा लीजिए, गाड़ी में प्रॉब्लम चली जाएगी। मैंने भी उनको जाके ऐसा ही बोला। उन्होंने बोला साहब देखिए ECU का कोई भी अपडेट हमारे पास ऐसा आया नहीं है, जो अपडेट है वो यही है। मतलब जो पुराना वाला वर्जन था वही वर्जन है, आप कहो तो हम आपको चेक करा देते हैं। मैंने उनको बोला ठीक है जी, कोई अपडेट नहीं है, इशू नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरा ECU एक बार रीसेट हो जाए। अब ECU रीसेट क्या है, इसका DIY तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जब सर्विस सेंटर गया था तो मैं चाहता था कि उनसे ही सारे काम कराऊं और उनसे काम कराने के पीछे मेरा मकसद सबसे बड़ा ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो। और मेरे ऐसा उसूल में नहीं कि मैंने कुछ किया और सर्विस सेंटर वालों से या किसी से भी मैं छुपाऊं कि मैंने ये नहीं किया। मोटा मोटा मकसद झूठ बोलना मेरे उसूल में नहीं, मैं सच बोल के ही काम करता हूँ और सच बोल के कराना चाहता हूँ। अब मैंने ECU रीसेट करने के लिए कहा उनसे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ECU की फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग मतलब एक तरह से फ्लैशिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप ये समझ लीजिए सिंपल, आपके पास एक लैपटॉप या PC है, आप दोबारा से विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सिंपल वैसा ही प्रोसेस समझ सकते हैं। मैंने उसका सॉफ्टवेयर फ्लैश करवा के दोबारा से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वहाँ पे अपलोड कराया। अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे दिखाया, देखिए सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो है AL03 और इससे पहले फ्लैश करने से पहले भी हमने उसको फोटो खींच के रखी उस हमारे जो करंट सॉफ्टवेयर की, वो भी था AL03। ऑनलाइन टाटा की वेबसाइट पर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देखिए साहब लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो यही है AL03 और 2021 का रिलीज है। इसके आगे नया अपडेट कोई भी कंपनी ऐसे करने को कह नहीं रही है और जब तक उनको टाटा नहीं बोल देता कि साहब ये अपडेट दे दिया गया है, तब तक वो कस्टमर की गाड़ी में वो अपडेट डाल ही नहीं सकते। तो सीधा सीधा ये लगता है कि साहब जो भी अपडेट के लिए बोल रहा हो, शायद कोई उनसे कन्फ्यूज़न हो गया हो या किसी और चीज़ को, या फिर वो रेडिएटर फ्यूज़ वाले अपडेट को ही वो अपडेट समझ बैठे हों। तो ये तो हो गया आपका ECU का अपडेट, ठीक है जी। मैंने फ्लैशिंग कराई, ECM मेरा रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद नया सॉफ्टवेयर उसके अंदर आ गया जिसका वर्जन AL03 था। ECM को रीसेट करने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा, बस सिंपल थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ECM कई बार हमारे ड्राइविंग पैटर्न को भी कैप्चर करता है और उस ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से फिर वो सेट होता है, ठीक है। तो इसके जो प्रीवियस ओनर थे, उन्होंने गाड़ी को कैसे चलाया था, किस तरह से चलाया था, उनकी ड्राइविंग पैटर्न क्या था, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं चाहता था कि ECM एक तरह से रीसेट होके फ्रेश मेरी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर सेट हो। ECM के बाद जो काम कराया मैंने, एक काम करता हूँ, गाड़ी को लगाता हूँ आगे साइड में और आपको खोल के ही दिखाता हूँ कि क्या काम कराया, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने मुझे फोटो वीडियो कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया था। और एक कमेंट आ रहा था कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे पीछे से आवाज़ किसकी आ रही है इरिटेट करने वाली। तो जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि वो आवाज़ मेरे बेटे एडी की है और एडी ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ये पीछे बैठा हुआ है एडी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एडी हेलो बोल दो बेटा। तो प्लीज़ अगली बार से ऐसा हंसिएगा नहीं, स्पेशल चाइल्ड है, वो आवाज़ निकालता है। पुराने लोग जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं, वो समझते भी हैं। अभी चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ इंजन बे। इंजन बे के अंदर जो काम हुआ है, ये जी इंजन बे। एक्चुअल में वहाँ तो मैं रिकॉर्ड कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आपको समझा देना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए जी, मैंने जो काम उनसे करवाया वो उनसे काम करवाया स्पार्क प्लग का। और स्पार्क प्लग में क्या काम कराया, पहले उसकी लोकेशन बता दूं कहाँ होती है। ये लगा हुआ है इसका एयर फिल्टर और इस एयर फिल्टर को हम रिमूव करेंगे तो नीचे लगे होंगे स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम क्या है, सिर्फ इग्निट करना, यानी कि आपके पेट्रोल को बर्न करने के लिए चिंगारी देता है स्पार्क प्लग। मैंने उनसे स्पार्क प्लग खुलवाए, स्पार्क प्लग को क्लीन करने को कहा, उन लोगों ने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने उसके बीच का गैप जो होता है उस गैप को मेजर करने को कहा। मेजर करने के बाद पता चला कि तीनों जो प्लग का गैप है उनमें वेरिएशन है, सब में अलग अलग था। तो इस गाड़ी का रिकमेंडेड जो गैप था 0.8, वो गैप मैंने सारे प्लग का मैच करवाया, क्लीन किया। क्लीन करने के बाद दोबारा से स्पार्क प्लग को वहीं पे टाइट करवाया। सेकंड काम मैंने क्या काम किया, एयर फिल्टर को खुलवाया, एयर फिल्टर को उनसे क्लीन कराया। ठीक है जी,
ये हो गया सर्विस सेंटर का काम। और एक काम उन्होंने जो अपने आप किया, जो अपडेट उन्हें करना था, वो ये है फ्यूज़ बॉक्स। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये फ्यूज़ बॉक्स है। अब इसमें रेडिएटर फ़ैन का जो फ्यूज़ है वो 40 एम्पियर का था, तो उन्होंने 40 एम्पियर हटा के 30 एम्पियर का फ्यूज़ यहाँ पे लगा दिया सिर्फ। तो यही अपडेट, जो ऑफिशियल अपडेट था वो ये था जो उनको करना था, जिसके लिए वो लोग गाड़ी बुलाते थे। अब जो मैंने काम किया वो आपको बता दूं इसके साथ में। और मैंने वीडियो में बताया था कि मुझे गाड़ी में एक हल्का सा जर्क फील होता है, लैग फील होता है। जब हम गाड़ी से पावर डिमांड करते हैं तो उस टाइम पे गाड़ी दबती है, और उस दबने वाली कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन ये किया कि ये जो दबने की कंडीशन है ये एक रैंडम मिसफायर है। मिसफायर किसी ना एक सिलेंडर में मिसफायर तो ज़रूर हो रहा है, कभी इस सिलेंडर में, कभी इसमें, कभी इसमें। तो मुझे इस टाइप का लगा कि ये किसी ना किसी में मिसफायर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस इंजन से बॉडी का ग्राउंड, ये पूरा इंजन से बॉडी का ग्राउंड खोला, चेक किया, उसको क्लीन किया, उसको प्रॉपर टॉर्क देके टाइट किया दोबारा से। ग्राउंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और जब ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिलता है इंजन को बॉडी से, उस कंडीशन में भी ऐसा रैंडम मिसफायर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो ये जो काम था ये मैंने कराया सर्विस सेंटर से, और जो मैंने किया वो भी बता दिया। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने देख लिया कि आरपीएम सिर्फ उतने ही रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आरपीएम कभी तो अपनी जगह पे रहते हैं और कभी दोबारा से वैसा ही करने लगते हैं जैसा वो पहले करते थे, सेम वो कंडीशन जो पहले आती थी। यानी कि वो जो कंडीशन थी कम हो गई, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी बोलने आएंगे कि नहीं साहब, ये तो इसका एक फीचर है, ये तो होना चाहिए, अच्छी बात है, गाड़ी को बंद होने से रोकता है। तो मैं भी जानता हूँ जी, बंद होने से रोकता है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कोई बग्स है, ECU में प्रॉब्लम है, या सेंसर लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, या एक्चुएटर देर से काम कर रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो गाड़ी के अंदर है। क्योंकि कभी तो ये चलता है नॉर्मली, और कभी दोबारा से वैसे ही फ्लक्चुएट करने लगता है। और दूसरी चीज़, जो मुझे जर्क फील होता था, जर्क जहाँ पे मुझे 4 बार फील होता था, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बार फील अभी भी हो रहा है। पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और MID में 30 का माइलेज शो होने का जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है हमारी ड्राइविंग पैटर्न का। मैंने ड्राइविंग की बहुत लाइट फुट, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि साहब ये तो आपने MID में शो करके दिखा दिया कि 30 का माइलेज शो हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी टैंक टू टैंक करके दिखाइए। तो एक बार इसका उसी कंडीशन में टैंक टू टैंक फिर से मैं टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, या फिर मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।